नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया रिसीविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ। कह रहा है कि ड्राई लैंड फार्मिंग जो होता है जिसको हम शुष्क खेती कहते हैं, तो जो शुष्क शुष्क भूमि जो खेती होता है इसके तहत उन क्षेत्रों में फसलों की खेती करी जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा होती है। तो इससे रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि सबसे कम अगर वर्षा हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, 750 मिलीमीटर अगर वर्षा हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बेटा ड्राई फार्मिंग। क्या कहते हैं उसको, तब हम उसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। और अगर 750 से 1150 मिलीमीटर होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। और अगर इससे ज्यादा हो जा रहा है एक साल में बरसात तो इसको हम क्या कहते हैं, तब हम इसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। समझ गए। तो मैंने ये तीन चीज आपको बताई थी। तो यहाँ पर पूछा किसके बारे में जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन व्हिच ईयर वाज द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ड्राई लैंड कृषि पर किस वर्ष शुरुआत की गई थी। सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड कब शुरू हुआ था, 1965 में, 1971 में, 1980 में या फिर 1995 में। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड रेमेडियल मेजर्स इफ ए प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल कॉजेज माइल्ड मॉइस्चर स्ट्रेस एट 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग। यदि बुआई के 30-35 दिन बाद लंबे समय तक सूखे कारण हल्का नमी तनाव होता है तो अनुशंसित उपचारात्मक उपाय क्या है। ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो हमने खरीफ सीजन में फसल लगाई। अब हमने आज मान लेते हैं कि हमने फसल लगा दी। आज हल्की सी बरसात हुई और आज हमने फसल लगा दी। अब इसके बाद जब 30-35 दिन तक लगातार बरसात नहीं हुई, किसी भी तरीके से कोई भी बरसात हमको 30-35 दिन तक लगातार देखने को नहीं मिली और हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हल्का सा मॉइस्चर स्ट्रेस हमको देखने को मिलता है। अब क्योंकि हमारे पास सिंचाई का साधन है नहीं और 30-35 दिन से लगातार बरसात हुई नहीं, एक बार बरसात हुई, खेत के अंदर नमी आई, हमने प्रॉपर तरीके से बुआई कर दी, हमारी फसल उग गई, 30-35 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर बरसात नहीं हो रही है तो सूखा पड़ने की समस्या हो रही है, जिसको माइल्ड मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन बोलते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमको बताना है कि इन चारों में से हम किस चीज का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, रीसोइंग द एंटायर फील्ड, पूरे खेत की दोबारा बुआई करना। 30-35 दिन बेटा बीत चुका है, अगर इसके बाद हम दोबारा बुआई करेंगे तो दोबारा दूसरी फसल को बुआई करने के लिए भी हमको मॉइस्चर चाहिए और वो मॉइस्चर हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो रीसोइंग हम केवल और केवल कर सकते हैं 10 डे आफ्टर सोइंग।
10 डे आफ्टर सोइंग, अगर जिस दिन हमने बुआई करी उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही मॉइस्चर खड़बड़ हो गया, हमने जितना अनुमान लगाया था उस तरीके से बरसात नहीं हो रही है, किसी तरीके से सोइंग फेलियर हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम दोबारा पूरे फील्ड में रीसोइंग कर देते हैं। तो ये तो तब के लिए सही हो जाएगा। इसके अलावा स्प्रे ऑफ 2% डीएपी, 2% का डीएपी का हम छिड़काव करते हैं, ये तो सल्फर के साथ मिला के जिप्सम और 2% डीएपी डाल के हम सल्फर की कमी को दूर करते हैं, तो ये भी बात नहीं सही होगी। तो हमारा ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। सी देखते हैं क्या कह रहा है, थिनिंग ऑफ अल्टरनेट रो, कह रहा है कि एकांतर पंक्ति की छटाई करना। जैसे हमने लाइन से यहाँ पर ऐसे बुआई कर रखी है, अब हमने यहाँ पर लाइन से बुआई कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अल्टरनेट रो पर थिनिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये बीच बीच के हमने कुछ पौधों को निकाल दिया, फिर इस लाइन के बीच बीच के कुछ पौधों को निकाल दिया। इससे क्या होता है, इससे बेटा जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है खेत में पौधों की वो घट जाती है। तो जब प्लांट की पॉपुलेशन घट जाएगी तो इवापो ट्रांसपिरेशन जो ज़्यादा हो रहा था वो भी घट जाएगा, तो इस वजह से ये थिनिंग करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, कटिंग द क्रॉप ऑफ रटूनिंग। रटूनिंग के लिए हम कब करते हैं, जब बेटा लास्ट में पता चलता है कि अब दिक्कत हो रही है, मॉइस्चर की कमी हो रही है, फसल हमारी पकने के लिए होती है, उस कंडीशन में हम फसल को काट लेते हैं कि चलो इस बार बर्बाद हो जा रही है अगली बार हम अगली फसल ले लेते हैं, तब हम रेटूनिंग कर देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर नहीं हो रही है, तो रेटूनिंग जो होता है ये चीज हम यहाँ पर नहीं कर सकते। समझ गए बात। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, टू कम्बैट ड्राउट कंडीशन अ फोलियर स्प्रे ऑफ KCl, बोले तो पोटेशियम क्लोराइड इज ऑफ्टन रिकमेंडेड, व्हाट इज द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फॉर दिस स्प्रे। कह रहा है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अक्सर पोटेशियम क्लोराइड के पर्णीय छिड़काव की सिफारिश की जाती है। इस छिड़काव के लिए इष्टतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 2%, 5%, 10% या फिर 0.5 से 1%, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें जो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 से लेके 1% के आसपास जो KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन हम पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो ड्रॉट कंडीशन है इसके प्रति लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, लड़ने की क्षमता जो होती है पौधों के अंदर वो बढ़ जाती है। अब इसको ध्यान से समझना, जब ड्रॉट कंडीशन होता है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं पौधे के अंदर, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। ड्रॉट, इन ड्रॉट कंडीशन, इन ड्रॉट कंडीशन, जब बेटा ड्रॉट कंडीशन होता है तब दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, बहुत ढेर सारा इंडोल ब्यूटारिक एसिड का सिंथेसिस होने लगता है। किसका, सिंथेसिस ऑफ, सॉरी, एब्सिसिक एसिड का, किसका होने लगता है, एब्सिसिक एसिड का छिड़काव होना, मतलब इसकी सिंथेसिस होने लगती है। और बेटा जब एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड जो होता है, जब एब्सिसिक एसिड बहुत ढेर सारा जब पौधे के अंदर सिंथेसिस होने लगती है तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एब्सिसिन लेयर बनाने लगता है। जैसे ये हमारा पौधा है, पौधे से यहाँ पर इस तरीके से पत्तियां निकली हुई, जब बेटा ये एब्सिसिक एसिड बनेगा, इसकी सिंथेसिस ज्यादा होने लगती है तो ये एब्सिसिन लेयर बनाने लगता है। और जब एब्सिसिन लेयर बनाता है हमारी पत्तियों की कोशिकाओं के बीच में, तो इस जगह पर एब्सिसिक एसिड अगर ज्यादा बनेगा तो ये पत्तियां गिरने लगती हैं, तो पत्तियां टूटकर, फूल टूटकर गिरने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये एब्सिसिक एसिड की ज्यादा सिंथेसिस की वजह से होता है। तो एक चीज तो ये हो जाती है। इसके अलावा क्या होने लगता है, इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलाइन भी इसके अंदर होने लगता है। क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलाइन, जो प्रोलाइन होता है इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है। अब जब सिंथेसिस होने लगा है एब्सिसिक एसिड का और इसके अलावा प्रोलाइन का सिंथेसिस होने लगता है, तो इन दोनों की कमी से क्या हो जाता है, इन दोनों की कमी से जो मैग्नीशियम है और इसके अलावा जो पोटेशियम है, इन दोनों की पौधों के अंदर कमी पड़ जाती है, इसीलिए हमको पोटेशियम अलग से देना पड़ता है। समझ गए बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following dry land implement is an exclusive
बुलक ड्रोन इम्प्लीमेंट डेवलप्ड इन क्रीडा हैदराबाद फॉर सीडिंग एंड बैंड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राई लैंड उपकरण विशेष रूप से CRIDA हैदराबाद में विकसित किया गया एक बैल चालित उपकरण है जो कि बुआई और उर्वरक के बैंड प्लेसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इसको आपको बताना है, बैंड प्लेसमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्रीडा में बना हुआ है। तो बेटा एक काम तो सबसे पहले आप ये करो कि जो CRIDA है ना, क्रीडा, इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसको मैंने कई बार बताया है, आपको इसको बता देना है कमेंट में कि क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है, जो कि हैदराबाद में है। इसी सीरीज में जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में मैंने कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आपको तो सबसे पहले इसका जवाब दे देना है। इसके अलावा बेटा कह रहा है कि क्रीडा में एक ऐसा बैल से चलने वाला मशीन बनाई गई है, ऐसा एक इम्प्लीमेंट बनाया गया है जिस इम्प्लीमेंट की मदद से किसान बुआई भी कर सकता है और बुआई के साथ साथ फर्टिलाइजर भी डाल सकता है। क्या क्या ऑप्शन है? एक तो दिया गया है फेस्को हल, फेस्को प्लाऊ, रिज सीडर दिया गया है, इसके अलावा गायरा गोरू दिया गया है और क्रीडा का ड्रिल प्लाऊ दिया गया है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के बताना है कि आखिर हैदराबाद के क्रीडा में बैलों द्वारा चलने वाला कोई एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया गया है, इम्प्लीमेंट बनाया गया है जो कि सीडलिंग भी करता है, फॉर सीडलिंग एंड बैंड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, इन दोनों के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फेस्को प्लाऊ। तो जो फेस्को प्लाऊ होता है इसको क्रीडा के द्वारा डेवलप किया गया था। ये क्या करता है? एक तो सीडिंग का काम करता है और इसके अलावा बैंड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का भी काम करता है, मतलब बुआई भी करेगा और फर्टिलाइजर भी डालता हुआ चलता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर रिज सीडर लिखा है। रिज सीडर जो होता है ये भी बैलों के द्वारा चलाया जाने वाला एक क्या कहते हैं, बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली एक मशीन होती है, एक इम्प्लीमेंट होता है और ये एक बार में 2 लाइन में क्या करता है, ये सीड की बुआई करता है। और इसको बनाया गया था कहाँ पर? इसको बनाया गया था PDA ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि हिसार से गवर्न होता था, वहां पर इस चीज को बनाया गया था। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर रायला गोरू, तो रायला जो गोरू इसको डेवलप किया गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और ये कहाँ पर हुआ था? अनंतपुर में हुआ था। समझ गए? तो एक एक का सबका मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर किस किस चीज का काम हुआ था। इसके अलावा जो क्रीडा का ड्रिल प्लाऊ है, इसको कंट्री जो प्लाऊ होता है ना, कंट्री प्लाऊ, उसी कंट्री प्लाऊ के पीछे इसको लगा दिया जाता है। कंट्री प्लाऊ समझते हो? कंट्री प्लाऊ यार जिसको हम देसी हल बोलते हैं, देसी हल के पीछे इस ड्रिल प्लाऊ को लगा दिया जाता है और ये क्या करता है? ये बीज की बुआई करता है। समझ गए? यानी कि देसी हल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? Which specific weed produces a astonishingly high number of seeds reaching up to 1,96,000 सीड पर प्लांट? कह रहा है कि कौन सा विशिष्ट खरपतवार आश्चर्यजनक रूप से अधिक संख्या में बीज पैदा करता है जो प्रति पौधा 1,96,000 बीज तक पहुंच जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्लेरिस माइनर है, चिनोपोडियम एल्बम है, चिनोपोडियम स्पीसीज, अमरंथस स्पीसीज है, इसके अलावा साइप्रस रोटेंडस है। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बेटा समझना, इसमें क्या होता है कि जो एक पौधा होता है ना, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, ये खरपतवार के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी पाई जाती है कि इनका जो सीड होता है, इनका सीड प्रोडक्शन करने का जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जब धान जो गेहूं होता है बेटा, गेहूं का एक पौधा अगर हम लगाएंगे तो हमको 50-55 सीड देखने को मिलते हैं। ये घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ। गेहूं की एक बाली में 50-55 सीड आपको देखने को मिलते हैं। कई बार घट भी जाता है, वैरायटी पे अलग करता है। और एक सीड से मान लो ढेर सारे टिलर निकले तो हमको मान लो 10-5 बालियां मिल गई,
10-5 वालियों में 50-50 सीड मिल गए, यानी कि मान लेते हैं कुल मिला के 500-700 सीड मिल गए एक पौधे से। ठीक, एक पौधे से हमको मान लो 500 सीड मिल गए, बहुत मिल गए तो 1000 मिल गए। लेकिन जो बेटा खरपतवार होते हैं, खरपतवार का जो बीड प्रोडक्शन है, इनका जो सीड प्रोडक्शन होता है वो बहुत विधिवत लेवल पर होता है, बहुत व्यापक स्तर पर ये सीड का प्रोडक्शन करते हैं। एक ऐसे खरपतवार है जो कि एक ही पौधे पर 1,96,000 के समथिंग सीड प्रोड्यूस कर देता है। बोले तो अगर एक सीड खेत में पड़ गया और उस सीड को कायदे से ग्रो कर दिया गया और वो पौधा तैयार हो गया, तो उसी एक सीड से जो एक पौधा तैयार हुआ है वो 2 लाख के समथिंग सीड प्रोड्यूस कर देगा और अगले साल 2 लाख पौधे उग जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं कि इतना ज्यादा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो किसका है, मतलब एक पौधे से इतना ढेर सारा किसका प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो अमरंथस होता है इसके सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो अमरंथस स्पीसीज जो होता है इसका एक पौधा 1,96,000 सीड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए। इसके अलावा बेटा लिखा गया है चीनोपोडियम एल्बम। तो चीनोपोडियम स्पीसीज जो है इसका जो एक पौधा होता है लगभग 72,000 सीड, एक पौधा 72,000 सीड पर प्लांट, कितना 72,000 सीड पर प्लांट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसका भी बहुत ज्यादा होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमिक स्टैंडर्ड व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड for a dry land crop to successfully attain its potential productivity। ये चीज यहाँ पर कह रहा है कि जो कृषि मानकों के अनुसार एक ड्राई लैंड फसल को सफलतापूर्वक अपनी संभावित उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बढ़ती अवधि की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बेटा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो ये जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जब हम बेटा पौधे को लगाते हैं अपने खेत में और जब काटते हैं यानी कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, इसके बीच में खेत के अंदर से और पौधे से इवापोट्रांसपिरेशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो अगर पौधे को जितना इवापोट्रांसपिरेशन की जरूरत है, अगर उतना मॉइस्चर पौधे को मिल जा रहा है सिंचाई के द्वारा या फिर इसके अलावा बरसात के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं। जैसे एक पौधा जो है वो 10 दिन में मान लेते हैं हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है। अब इतने बड़े खेत में मान लेते हैं कि 10 दिन में 10 दिन के अंदर मान लेते हैं कि कुछ कुल मिला के 20 सेंटीमीटर जो है वो इवापोट्रांसपिरेशन हुआ। कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर इवापोट्रांसपिरेशन हुआ। अब इसी 10 दिन के अंतर में, इसी 10 दिन के अंदर में किसी दिन 1 सेंटीमीटर, किसी दिन 2 सेंटीमीटर, और नहीं ये भी हो सकता है कि टोटल 20 सेंटीमीटर एक ही दिन में पानी बरस जाए। तो अगर इस तरीके से बरसात हो रही है तो 10 दिन में पता चला कि 10 दिन में लगातार बरसात नहीं हुई, लेकिन एक दिन बरसात हुई और 20 सेंटीमीटर बरसात हो गई। तो क्या हो रहा है कि पौधे ने जितना इवापोट्रांसपिरेशन किया, 20 सेंटीमीटर इवापोट्रांसपिरेशन पौधे ने और खेत ने मिलकर किया था, और 20 सेंटीमीटर हमको बरसात के द्वारा पानी मिल गया। तो जितना इवापोट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट थी उतना सिंचाई के माध्यम से या फिर बरसात के माध्यम से मिल गया। तो बेटा ये जो 10 दिन होगा ना, इस 10 दिन को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं। और मान लेते हैं कि इवापोट्रांसपिरेशन 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर का इवापोट्रांसपिरेशन हो गया, लेकिन बरसात केवल हुई 20 सेंटीमीटर। तो इवापोट्रांसपिरेशन तो ज्यादा हो गया, यानी कि पानी का जो लॉस था वो ज्यादा हो गया, जबकि बरसात कम हुई। तो 20 सेंटीमीटर पानी की कमी पड़ गई, तो उसको सूखा पड़ना बोलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे इसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे सूखा भीषण तरीके से पड़ता जाएगा। तो जब पौधे को जितना चाहिए, उसके इवापोट्रांसपिरेशन के लिए जितना चाहिए, जब उसको उतना पानी मिलता रहता है, जितने दिनों तक ये चीज हो पाती है, उसको हम लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं। समझ गए। अब लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड का मैं डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो लिख लेना, अवेलेबिलिटी
available soil moisture that can meet the crops evapotranspiration requirement. क्या? availability of soil moisture that can meet the crops evapotranspiration needs. समझ गए? इतना मॉइस्चर पौधे को मिलता रहे, सॉइल मॉइस्चर मिलता रहे। अब ये सॉइल मॉइस्चर कैसे मिलेगा? या तो बरसात के द्वारा मिलेगा या तो हम सिंचाई करके देंगे। तो जब तक पौधे को इतना मॉइस्चर मिलता रहता है, मिट्टी को इतना मॉइस्चर मिलता रहता है जिससे कि वो जितना इवापोट्रांसपिरेशन कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बोलते हैं। इतनी ढेर सारी कहानी मैंने आपको केवल लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड बताने के लिए करी थी। तो बेटा जब ड्राई लैंड क्रॉप होती है ना, ड्राई लैंड जो क्रॉप होती है, अगर हमको उसको ग्रो करना है तो ड्राई लैंड क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम उसको इस एरिया में ग्रो कर सकते हैं जहां पर लेंथ ऑफ ग्रोइंग जो पीरियड है वो मिनिमम 14 वीक का होना चाहिए, यानी कि 14 सते 98, लगभग 98 दिन ऐसे होने चाहिए जब पौधे को जितना इवापोट्रांसपिरेशन के लिए पानी चाहिए उतना पानी उसको उपलब्ध हो जाता है, उतना मॉइस्चर उसे उपलब्ध हो जाता है। तो उस जगह पर हम ड्राई लैंड क्रॉप की खेती कर सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है कि which type of anti-transparent work by applying a chemical that directly restricts water loss through leaf pore without completely stopping of photosynthesis. Example includes atrazine and PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट एक रसायन को लागू करके काम करता है जो प्रकाश संश्लेषण को पूरी तरीके से रोके बिना सीधे पत्ती के छिद्रों के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकता है। जब बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ने लगता है तो उस कंडीशन में एंटी ट्रांसपेरेंट जो तमाम तरीके के मटेरियल होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे से जो भी जल वाष्प निकल के उड़ के जा रहा है, पौधे से जो पानी का ह्रास हो रहा है, वो जो लॉस हो रहा है वो लॉस ना होने पाए, इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण में और इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसको रोका जा सके। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी कम हो, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी कम हो जाती है जब इसको डालते हैं। प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा घट जाएगा और जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन जो है ये भी घट जाता है। ये कैसे घटता है? जब हम एंटी ट्रांसपेरेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक एट्राजिन है और एक फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। ये दोनों किस तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं? जैसे कि कुछ तो रिफ्लेक्टिंग टाइप के होते हैं, कुछ फिल्म फॉर्मिंग टाइप के होते हैं, कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप के होते हैं और कुछ स्टोमेटल क्लोजर टाइप के होते हैं। तो आपको बताना है कि एट्राजिन और फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ये दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं कि पत्ती के जो पोर्स होते हैं, पत्तियों के जो छिद्र होते हैं जहां से पानी निकल के बाहर चला जाता है, उसको क्या करते हैं? उसको वो बंद करते हैं। क्या कर देते हैं? उसके अंदर क्या करते हैं? उसको बंद कर देंगे, उसको रोक देते हैं और इस तरीके से वो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। तो इसको कहा क्या जाता है? किसके अंदर ये एट्राजिन और इसके अलावा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट आता है, ये आपको बताना है। तो बेटा जो एट्राजिन और फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है ना, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं? ये स्टोमेटल क्लोजर टाइप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप के और भी ढेर सारे होते हैं। अभी मैं आगे एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में मैं आपको उस चीजों के बारे में डिटेल में वहां पर समझा दूंगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है बेटा वेदर कंडीशन।
यहाँ पर मौसम का क्या दिया गया है, यहाँ पर मौसम की असामान्य मौसम की स्थिति दी गई और यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर इस तरीके से समस्या हो रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर दी गई। हम सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। अगर रेनफॉल में एक लंबा गैप हमको देखने को मिल रहा है तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे। अगर रेनफॉल में बेटा लंबा गैप देखने को मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप सीड रेट को बढ़ा सकते हो। जब आप सीड रेट को बढ़ा दोगे तो एक बार जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बरसात हुई, हमने यहाँ पर बुआई कर दी, अब यहाँ पर बरसात हो रही है काफी लंबे टाइम बाद, तो कुछ जब यहाँ पर जैसे जर्मिनेट होगा, जैसे मान लेते हैं हमने 100 सीड डाला था, जर्मिनेट हुआ, तो मान लेते हैं हमने 100 डाला था, 90 जर्मिनेट हुए, सूखे की वजह से 80 बचे, 10 और मर गए, तो यहाँ पर हमको 10 तो मिल जाएंगे, तो हम सीड रेट को बढ़ा देते हैं। अगर रेनफॉल में लंबा लंबा अंतराल मिल जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम सीड रेट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर अर्ली सेशन ऑफ रेन यानी कि बारिश का जल्दी रुक जाना, अगर अर्ली सेशन ऑफ मानसून हो जाता है रेनफॉल, यानी कि जैसे सितंबर तक भारत में बरसात होती है, पता चला अगस्त के बाद बरसात ही नहीं हो रही है, बरसात जो है वो मौसम जो बरसात का है वो जल्दी रुक गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में बेटा हम सीड रेट को तो घटा और बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये तो तब हम तभी कर सकते थे जब लॉन्ग गैप हमको देखने को मिल रहा था बुआई के टाइम पर। अब क्योंकि बुआई हो चुकी है तो हम इसको तो कर नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, हम ये ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड भी नहीं यूज कर सकते, कल्टीवेट पर्ल मिलेट ऑफ सीजन भी नहीं यूज कर सकते, फिर बचा क्या, हम प्लांट की पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि बीच बीच में से उखाड़ के थिनिंग कर देंगे, प्लांट की पॉपुलेशन घटा देंगे। अगर पता चला कि फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है और अब सूखा पड़ रहा है, बरसात नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ पौधों को उखाड़ के उसकी पॉपुलेशन घटा देंगे, जिससे इवापोट्रांसपिरेशन जो है वो घट जाए और पानी की कमी से जो पौधे मर रहे थे वो मरे नहीं। मतलब जैसे हमारे पास अगर कम खाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कम खाना है तो हम जो 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 लोगों को कहेंगे भैया तुम चले जाओ, हम 5 को ही खिला के पैदा कर लेंगे, बाकी 10 के अगर 10 के 10 खाएंगे तो मर जाएंगे। वैसे आदमी का एग्जाम्पल देना यहाँ पर ठीक नहीं था, लेकिन वैसे आप मान लो, समझ पा रहे हो। इसके अलावा क्या है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। अगर बेटा मानसून जल्दी आ रहा है तो मानसून जल्दी आने की स्थिति में आप क्या करोगे, अगर मानसून जल्दी आ जा रहा है तो इस कंडीशन में आपको पर्ल मिलेट और सीसम की खेती करनी चाहिए। और अगर लेट मानसून आ रहा है तो लेट मानसून अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, तब आपको बाजरा की सीडलिंग लगा देनी है। कैसे, अगर मान लेते हैं जैसे जून के लास्ट में जाके बरसात शुरू हो जाती है, तो सॉरी हाँ मान लो मिड जून से लेके और लास्ट के जून तक, 15 से लेके 30 जून के आसपास तक भारत में बरसात शुरू हो जाती है, एक दो बार बरसात हो जाती है मानसूनी बरसात। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पता चला कि जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई में बरसात हो रही है, तो 15-20 दिन, एक महीने हमारे पास उधर लेट हो जाएगा। और अगर हम जुलाई में लगाएंगे फसल को, जुलाई 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद लगाएंगे तो उधर सितंबर में हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और सितंबर में अगर हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे 15-20 सितंबर तक, तो फिर आगे वाली जो फसल है अक्टूबर में जो हमको लगानी है, अक्टूबर और नवंबर में, उसके लिए हम फील्ड प्रिपरेशन और तमाम चीजें हम कर नहीं पाएंगे, तो हो जाएगी समस्या। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्योंकि बरसात देर से आने वाली है तो हम क्या करेंगे, हम बाजरा का नर्सरी लगा देंगे, छोटे से खेत में हम नर्सरी लगा देंगे और इतने में ही हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। हम अपना ट्यूबवेल से या फिर जो सिंचाई के हमारे पास साधन है वहां से हम सिंचाई कर लेंगे और बाजरे की नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब 1 महीने तक तो बाजरा इसी नर्सरी में तैयार होगा। बाजरा जो 90 से 100 दिन का उसका फसल होता है वो 1 महीने तो इसी में बीत गया। अब जो बचा हुआ है 60 से 70 दिन, ये 60 से 70 दिन तब तक लेट मानसून आएगा, तो हम क्या करेंगे, उधर जुलाई के 15 जुलाई के आसपास तक उधर जाके फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करने के, जब मानसून आ जाता है फिर हमारा बाजरा तैयार हो जाएगा। तो इससे एक तो सीड रेट भी कम लगता है, और इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके अलावा जो समस्या हो रही थी कि हाँ 60 ही 70 दिन तक आपको केवल बरसात का मौसम मिलने वाला है क्योंकि देर से मानसून आया है, तो उस कंडीशन में हम अपनी फसल को बचा ले जाते हैं। और अगर पता चला ऐसा आपने नहीं किया तो फिर उधर आगे जाके फिर उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी सही से, फ्रूटिंग नहीं होगी सही से, तो बाजरा खराब हो जाएगा।
तो ए किस पे जाएगा बेटा, ए फोर्थ पर जा रहा है, तो ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, बी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बेटा कुछ खरपतवार दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है बीमारी, क्या बीमारी होती है, तब उसको यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर खरपतवार को एक औषधीय पौधे के तौर पर ट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है ल्यूकास स्पेरा, तो जो ल्यूकास स्पेरा होता है इसका इस्तेमाल कब करते हैं, पहले समय पर जो स्नेक बाइट होता था, अगर किसी को सांप काट लेता था तो औषधि के रूप में ल्यूकास स्पेरा का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आपको इसको कायदे से समझ लेना है कि अगर किसी को सांप काट रहा है, स्नेक बाइट हो रहा है, तो आपको आओ देखना है न ताव देखना है। तुरंत जैसे सांप काटता है आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सांप है। अगर संभव हो तो आप उसकी फोटो ले लो एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा तुरंत वहां से आप भागो, कहां पर भागो, जिला अस्पताल भागो। इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। आपके पास 40 से 45 मिनट का टाइम होता है, आप तुरंत भागो, कहां पर, तुरंत भागो आप जिला अस्पताल में। इसके अलावा ना तो आपको और कुछ करना है, और क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना है और आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि सांप काटने के बाद नींद आती है, तो नींद भी नहीं लेनी है, सोना बिल्कुल नहीं है। एज मच एज पॉसिबल आपको तुरंत भाग के जाना है और वहां पर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है जिला अस्पताल में या कोई बड़े हॉस्पिटल जहां पर इसका एंटीडोट होता है, वहां पर आपको जाना, एंटीवेनम जहां पर होता है वहां पर आपको जाना है। ये चीज मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस चीज को आपको करना होता है। लेकिन जब भारत में जब एंटीवेनम नहीं बना हुआ करता था, तो उस समय पर ल्यूकास स्पेरा नाम की एक औषधि होती थी, एक खरपतवार होता था, उसको यूज किया जाता था सांप काटने पर उपचार करने के लिए। इसके अलावा स्ट्राइगा स्पीसीज जो होता है, एक तरीके का परजीवी खरपतवार होता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का हम उपयोग करते हैं मधुमेह से लड़ने में। डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए स्ट्राइगा जो होता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, इसको औषधि के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फाइलेंथस निरूरी है, तो फाइलेंथस जो निरूरी होता है इसको जॉइंडिस से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पीलिया होता है, इसके अलावा जो आरंडी होता है, इसके अलावा जो पपीता होता है इसकी जड़ें, ये सभी जॉइंडिस की जो बीमारियां होती हैं, पीलिया जो होता है उससे निजात पाने के लिए मेडिसिनल पौधे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्जिमोन मैक्सिकाना है। अगर आर्जिमोन मैक्सिकाना का सीड आपने खा लिया, मतलब इससे सीड को अगर सरसों के तेल में मिला के अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए, तो इससे क्या होने लगता है, ड्रॉप्सी नामक डिजीज हो जाती है, बोले तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये तो बड़ा नुकसान करता है क्या, इसका सीड। लेकिन अगर इसकी पत्तियां जो हैं, इसकी पत्तियां अगर हम यूज करें तो वो स्किन डिजीज से लड़ने के लिए बढ़िया होती हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी जिसको कहा जाता है, इससे हम क्या करते हैं, जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनसे ट्रीटमेंट के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए आर्जिमोन मैक्सिकाना का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा होता है पार्थेनियम, जिसको हम कांग्रेस घास बोलते हैं। पार्थेनियम जो होता है, इसके अगर हम संपर्क में आते हैं तो इससे अस्थमा होता है और स्किन एलर्जी हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। तो वो औषधि के तौर पर नहीं यूज किया जाएगा, वो खतरनाक चीज होती है। आपको यहाँ पर मैंने इतनी चीजें बता दी। तो ए किस पे जाएगा, ए बचा जाएगा थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि सी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई फार्मिंग इकोजोन। ड्राई फार्मिंग इकोजोन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखना है, पढ़ना और बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इकोजोन रिसीव अ एनुअल रेनफॉल ऑफ 500 to 700 millimeter and has the length of growing period is 90 to 180 days। ये बात जो कही जा रही है ये बात 100% सही है। जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होता है, यहाँ पर साल भर में 500 से 700 मिलीमीटर तक बरसात होता है और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो होता है वो 90 से
180 दिनों का होता है। इसके अलावा क्या है, एरिडीसोल। एरिडीसोल एक सॉइल का ऑर्डर होता है। ये प्रोडोमिनेंटली ऐसा सॉइल होता है जो कि एरिड सब ट्रॉपिक इकोजोन में पाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, समझ गए। इसके अलावा क्या है, इंटरक्रॉपिंग एंड डबल क्रॉपिंग इज ए स्टैंडर्ड पैटर्न इन एरिड सब ट्रॉपिक जोन। अगर बेटा शुष्क उष्णकटिबंधीय एरिया है तो वहां पर हम डबल क्रॉपिंग, दो फसल या एक साथ दो फसल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं तब भी हमको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और अगर डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं, साल भर में दो फसल लगा रहे हैं, तो उसमें भी पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब क्योंकि शुष्क एरिया है, बरसात केवल 500 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर ही हो रही है, तो रबी सीजन में स्वाभाविक सी बात है कि पानी हमें मिलेगा नहीं। तो रबी सीजन में पानी नहीं मिलेगा तो हम डबल क्रॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये बात हो जाएगी गलत, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमको गलत ही खोजना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीड कैरेक्टरिस्टिक्स। खरपतवार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, चिनोपोडियम स्पीशीज एग्जिबिट सीवियर सीड डोरमेंसी रिमेनिंग वायबल इन द सॉइल फॉर 20 to 25 ईयर। कह रहा है कि चिनोपोडियम जो स्पीशीज होता है, इसके सीड की डोरमेंसी जो होती है वो काफी लंबी होती है, और ये सीड बहुत समय तक जीवित रहते हैं। अगर इनको बहुत समय बाद भी एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिल गया तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। और वो कितना है, वो है 20 से 25 दिन, बिल्कुल सही है, सॉरी 20 से 25 साल। अगर चिनोपोडियम एल्बम का सीड कहीं पर पड़ा रहेगा, ये मिट्टी में दबा हुआ है, तो वो मिट्टी के अंदर 20 से 25 साल तक वायबल रह सकता है, बोले तो जीवित रहेगा। और जैसे ही वो उसको प्रॉपर चीजें मिलेंगी, जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर कंडीशन मिलेगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जो फ्लेरिस माइनर होता है, जिसको हम गेहूं का मामा बोलते हैं, गेहूं का मामा लगभग 4 से 5 साल तक मिट्टी में पड़ा रह सकता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस जो होता है, खरपतवार होता है, तो कॉनवॉल्वुलस स्पीशीज possesses a deep root system that can penetrate up to 20 feet into the soil। कॉनवॉल्वुलस एक गहरी जड़ प्रणाली वाला एक पौधा होता है, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो 20 फीट जमीन के नीचे तक जा सकती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसकी जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक जाती हैं, और इस वजह से ये बहुत ड्राई कंडीशन में भी जीवित रह जाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है इकाइनोक्लोआ स्पीशीज क्रिएट ए कंट्रोल प्रॉब्लम बिकॉज इट एग्जिबिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू वीट। बिल्कुल गलत है, ये मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होता है, जिसको हम मिमिक्री वीड बोलते हैं, मिमिक्री वीड, ये इकाइनोक्लोआ जो है ये राइस का मिमिक्री करता है, समझ गए। बाकी वीट का मिमिक्री कौन करता है बेटा, बीट को जो मिमिक्री करता है ये फ्लेरिस माइनर करता है। कौन करता है, फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर जो होता है ये गेहूं की मिमिक्री करता है, समझ गए यहाँ तक बात। तो ये बात हो जाएगी गलत। मिमिक्री बीड जो होता है ये खेत के अंदर मिमिक्री करता है, और जो ऑब्जेक्शनेबल बीड होता है ये अगर एक बार सीड के अंदर मिल गए, हमारी क्रॉप के अंदर मिल गए, तब उसको अलग करना कठिन होता है। जैसे अगर कासनी का बीज बरसीम में मिल जाए तो ऑब्जेक्शनेबल होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना का सरसों के अंदर मिल जाए तो ऑब्जेक्शनेबल होता है। इसी तरीके से गेहूं में किसका सीड मिल जाए तो ऑब्जेक्शनेबल होता है। इसको कमेंट में आपको छाप देना है, समझ गए। तो करेक्ट खोजना था, पहला और दूसरा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कंसीडर द कंपैरिजन स्टडी बिटवीन ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बोले तो इसमें से गलत खोजना है। ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और इसके अलावा रेनफेड फार्मिंग के बीच तुलनात्मक अध्ययन का विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको आपको बताना है। कह रहा है द क्रॉप ग्रोइंग सीजन इन ड्राई फार्मिंग इज लेस देन 75 दिन। कह रहा है कि जो ड्राई और क्रॉप ग्रोइंग पीरियड जो होता है ड्राई फार्मिंग के अंदर, उसमें जो फसल ग्रोइंग का जो टाइम होता है वो 75 दिन से कम होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें हम 90 दिन की फसल, 80 दिन की फसल ही लगा पाते हैं, क्योंकि 75 दिन तक ही हमारे पास केवल ग्रोइंग सीजन मिलेगा, इसके बाद ग्रोइंग सीजन मिलेगा नहीं, तो हम इससे ज्यादा लंबी फसल लगा नहीं पाते।
केवल खरीफ सीजन जो होता है केवल वहीं पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। समझ गए, ड्राई फार्मिंग में केवल एक फसल की खेती करी जाती है खरीफ सीजन की। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि क्रॉप फेलियर इज रेयर इन रेनफेड फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है। जब रेनफेड फार्मिंग होती है जहां पर प्रॉपर बरसात हो रही है और रेनफेड एरियाज में क्या होता है, रेनफेड एरियाज में 1150 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होती है, तो वहां पर सूखे की वजह से किसी भी तरीके की क्रॉप फेलियर की समस्या नहीं बनती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि क्रॉप फेलियर वहां पर बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर कंडीशन होती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ड्राई स्पेल्स आर मोस्ट कॉमन इन रेनफेड फार्मिंग। कह रहा है कि जो रेनफेड फार्मिंग होता है सूखे का दौर सबसे आम बात है। ये बात आपको उल्टा नहीं लग रहा है, ये गलत नहीं हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर रेनफेड फार्मिंग है और मोर देन 1150 मिलीमीटर बरसात हो रही है साल भर में, तो वहां पर सूखा क्यों पड़ेगा। बात गलत है, हमको गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बेटा यहां तक बात। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ड्राई लैंड एरियाज स्प्रेइंग अ 2% यूरिया सॉल्यूशन आफ्टर ए ड्रॉट पीरियड इज कंसीडर्ड हाईली यूजफुल फॉर इनडिटरमिनेट क्रॉप। जो इनडिटरमिनेट क्रॉप होती है, सबसे पहले तो इसको समझना, जो बेटा डिटरमिनेट क्रॉप होती है ना, वो एक लंबाई पर जाकर उनमें यहाँ पर फ्लावरिंग हो जाती है और वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर यहाँ फ्लावरिंग हो जा रही है इस जगह पर तो ये और आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो इनडिटरमिनेट टाइप के होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी फ्लावरिंग यहाँ पर होती है, इस तरीके से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन रहती है कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कभी इस जगह पर फ्लावरिंग नहीं होती है, यहाँ पर ऐसे किनारे 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 इस तरीके से फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है। कभी जो ये टर्मिनल पोर्शन होता है ना, इस टर्मिनल पोर्शन पर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरीके के जो होते हैं वो इनडिटरमिनेट कहलाते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिटरमिनेट बोलते हैं। तो अगर बेटा डिटरमिनेट टाइप का है, यानी कि पौधा उतनी लंबाई पर पहुंच चुका है कि अब इसमें फ्लावरिंग बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में कभी भी आपको यूरिया नहीं डालना चाहिए। मैंने कई बार बताया है, फ्लावरिंग के टाइम पर यूरिया डालना और फ्लावरिंग के टाइम पर सिंचाई करना नुकसानदेह होता है। हमको ये दोनों काम पहले करने चाहिए। अगर हम पता चला यहाँ पर फ्लावरिंग होने वाली है और घर में यूरिया डाल दिया तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो जब उसका फ्लावरिंग का टाइम होगा तब वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होगा और बाद में टाइम बीत जाएगा। फिर जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो पता चला कि समय खत्म हो गया, मौसम खत्म हो जा रहा है, अब क्लाइमेटिक कंडीशन विपरीत होती जा रही है, तो प्रोडक्शन घट जाता है। तो इसमें तो डिटरमिनेट टाइप के जो होते हैं उसमें तो हम यूज कर नहीं सकते, यानी कि जिसमें ऐसे टर्मिनल पोर्शन पर जहां पर फ्लावरिंग होती है वहां पर तो हम इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब यहाँ पर बात हो रही है जो इनडिटरमिनेट है, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो अनिश्चित कालीन तक बढ़ते रहते हैं। अब ये ऐसे बढ़ता रहेगा, अगल बगल यहाँ पर फ्लावर लगेगा, लेकिन ये हमेशा गुंजाइश रहती है कि कितना भी बड़ा हो जाए। वैसे हमेशा बहुत बड़ा सा नहीं होता है, लेकिन गुंजाइश रहती है कि ये बढ़ सकता है। तो ये इनडिटरमिनेट टाइप का होता है। समझ गए, कुछ पौधों में दोनों तरीके से होते हैं, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट दोनों तरीके का होता है। तो अगर बेटा इनडिटरमिनेट टाइप का है तो उसमें जब हम 2% यूरिया का सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। कब करेंगे, जब ड्रॉट पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी कि लंबे समय तक सूखा पड़ा हुआ था, फसल बिल्कुल मुरझाई हुई थी, ऐसे समझ लो कि वो बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आई है और अब घर पहुंची है। तो उसी तरीके से फसल सूखा से सह के अब बच चुकी है, बरसात हो चुकी है या हमने सिंचाई कर दिया है, हमारे पास व्यवस्था हो चुकी है, अब फसल आगे कायदे से ग्रो हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर हम 2% यूरिया का घोल बनाकर पत्तियों पर प्रॉपर तरीके से फोलियर स्प्रे कर देते हैं तो इससे रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाती है। प्रॉपर तरीके से पत्तियां जो मुरझाई हुई पड़ी रहती हैं वो तुरंत ही पा जाएंगे नाइट्रोजन और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस थोड़ा तेज कर देंगे और अपना वेजिटेटिव ग्रोथ जो ड्राई पीरियड के दौरान नहीं हो पाया था उसको बहुत तेज कर देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसके अलावा क्या है, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि इनडिटरमिनेट क्रॉप इंक्लूड्स एग्जांपल सच एज कैस्टर, पिजन पी एंड ग्राउंडनट। इसमें आप ध्यान से समझना, जब आप कभी भी पिजन पी की बात करते हो ना, अरहर की, तो अरहर कभी आप देखोगे तो अरहर की जो ऐसे ब्रांचिंग होती है ना, इस तरीके से ब्रांचिंग होती है, तो अरहर में यहाँ पर फ्लावरिंग होती है, इस जगह पर तमाम फ्लावरिंग होती है और यहाँ पर ऐसे बंच निकलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये इन सभी जगहों पर क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। कभी फ्लावरिंग यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होती है,
इसी वजह से हमेशा ये एक संभावना बनी रहती है कि अभी और बढ़ सकता है, अभी और बढ़ सकता है। तो ये तो बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिजन पी, कैस्टर और ग्राउंड नट जो होते हैं ये इनडिटरमिनेट क्रॉप होते हैं, अनिश्चितकालीन इनके अंदर वृद्धि हो सकती है। समझ गए? अब इसके अलावा क्या कह रहा है, तो ये दोनों की दोनों बातें हमारी हो गई सही। अगर बेटा दोनों की दोनों बातें सही हो गई तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऑप्शन ए सही जाएगा या फिर बी सही जाएगा। देख लेते हैं ए क्या कह रहा है। अब इसमें समझना, इसमें तो ड्राई लैंड एरिया के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पर इनडिटरमिनेट के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पर बेटा ये चीज दी गई होती कि जो इनडिटरमिनेट होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लावरिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करके थोड़ा सा फ्लावरिंग पीछे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसी वजह से इसमें हम अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा बाद में भी हो जाएगा। लेकिन डिटरमिनेट में क्योंकि फिक्स हो चुका है, पौधा इतनी हाइट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर फ्लावर लगना ही लगना है, तो अगर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन डाल दिया तो ये फ्लावर लगेगा नहीं, पौधा और ग्रो कर जाएगा और फिर फ्लावरिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसमें फ्लावरिंग आएगी नहीं, और अगर आएगा तो कम फ्लावर आएंगे और प्रोडक्शन घट जाएगा। तो अगर ये सब कहानी यहाँ पर रीजन में लिखी गई होती तब तो रीजन सही होता, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है, a dry land region with a length of growing period is exactly 14 weeks is ideal for cultivating a double crop। कह रहा है कि ठीक 14 सप्ताह की बढ़ती अवधि की लंबाई वाला ड्राई लैंड क्षेत्र दोहरी फसल खेती के लिए आदर्श है। अगर 14 दिन है तो 14 सत्ते कितना होगा, 14 सत्ते 98। अगर 98 दिन ही आपको फसल ग्रो करने के मिल रहा है तो क्या आप 2 क्रॉप लगा सकते हो एक साल के अंदर? नहीं लगा पाओगे, केवल ये 98 दिन ही मिलेगा, तो बेटा हम 2 फसल कैसे लगा सकते हैं 98 दिन में? गलत हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इज ग्रेटर देन 20 वीक अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और ए डबल क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली कल्टिवेटेड। अगर हमारे पास 20 वीक बोले तो 140 दिन का हमारे पास एलजीपी है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, तब हम 2 फसल लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम तब 2 फसल लगा सकते हैं, एक खरीफ में लगा देंगे, एक रबी में लगा देंगे। अगर हमारे पास 140 दिन का ग्रोइंग पीरियड मिल जाता है तो 2 फसलें हम प्रॉपर ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रीजन तो सही हो गया लेकिन असर्शन गलत है, तो रीजन ट्रू एंड असर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमरंथस स्पीशीज पोसेसेस हाई कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव कैपेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल फील्ड। अमरंथस जो होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और इसके अलावा बहुत ज्यादा आक्रामक क्षमता इनके अंदर होती है। बिल्कुल सही बात है, अमरंथस बहुत ढेर सारे सीड प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लगभग मैंने आपको बताया था ना कि 1,96,000 के समथिंग एक पौधा इतना ढेर सारा सीड प्रोड्यूस कर देता है, तो ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे और बहुत ढेर सारा कंपटीशन करेंगे, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है, ये बात तो ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, अमरंथस स्पीशीज propagates primarily through vegetative parts like rhizome, bulbs and tubers। अब बेटा जब इतना ढेर सारा ये सीड ही प्रोड्यूस कर ले रहा है तो ये ट्यूबर, बल्ब और राइजोम क्यों बनाएगा? तो ये बात हो जाएगी गलत। अमरंथस का जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड के द्वारा ही होता है, यानी कि रीजन गलत हो गया। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following pair of anti-transparent type and its chemical example is incorrectly matched? यहाँ पर आपको बेटा मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अभी एंटी ट्रांसपेरेंट आएंगे, तो मैं उसको एक बार समझा देता हूँ। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, एक एक कहानी को आपको पूरा समझाता हूँ। एक तो बेटा होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। कैसा होता है? फिल्म फॉर्मिंग टाइप का, फिल्म फॉर्मिंग टाइप का। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लेते हैं ये पौधे की पत्ती है, इस तरीके से पत्तियां हैं, अगर इस पत्ती के ऊपर एक बहुत पतली सी परत चढ़ जाए तो इस परत की वजह से क्या होगा, अगर बहुत पतली सी एक परत चढ़ जाएगी तो इसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाएगा, प्रॉपर तरीके से पौधा ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तो पानी का लॉस जो है वो कम होता है।
तो बेटा जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप की बात होती है उसमें क्या क्या आता है? एक तो याद करना सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर क्या आता है? सिलिकॉन के अलावा वैक्सॉल आता है, जो वैक्स होता है जिसको मोम कहा जाता है। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा बेटा आता है मोबी लीफ। क्या होता है? इसके अलावा मोबी लीफ आता है। और मोबी लीफ के अलावा क्या आता है? मोबी लीफ के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो एक आता है जिसको फैलिकॉट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉली पॉलीकॉट बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीजें देखने को मिले, 4 चीजें देखने को मिल गई। सिलिकॉन, वैक्सॉल, मोबिलिफ और पॉलीकॉट। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा है रिफ्लेक्टेंट टाइप का या रिफ्लेक्टिंग टाइप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टाइप का। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या क्या आता है बेटा, उसको समझ लेना। एक तो बेटा आता है चाइना क्ले आता है, चाइना क्ले। और इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा काओलाइन 5% का सॉल्यूशन डाल के हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? चाइना क्ले बेटा जब सूखता है ना तो ये बिल्कुल सफेद सा हो जाता है। और जो काओलिन होता है ये पत्तियों को बहुत चमकदार बना देता है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है जिसकी वजह से पत्तियों का टेम्परेचर बढ़ता है और इसके अंदर का पानी भाप बन के निकलता है, इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगता है। जितना यहाँ से ट्रांसपिरेशन, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो सभी का सभी रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टेंट टाइप का होता है। समझ गए? कौन कौन सा? चाइना क्ले और इसके अलावा काओलिन होता है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप का। क्या होता है? ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। अब ये ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप में क्या क्या आता है? जो बेटा ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप में आता है, एक तो आता है बेटा CCC, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं साइकोसेल। तो एक तो CCC हो गया और एक होता है फॉस्फोर। क्या होता है? फॉस फॉस्फोर होता है। तो ये ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? पौधे की ग्रोथ को ही, नई पत्तियों के निकलने की प्रक्रिया को, इन सबको कम कर देते हैं। तो अगर पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसपिरेशन उसका नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन की मात्रा बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा फिर क्या है? इसके अलावा फिर बेटा है ग्रोथ रिटार्डेंट हो गया। हाँ, अब आगे आता है क्या? हाँ, एक होता है कौन सा होता है? स्टोमेटा क्लोजर टाइप। स्टोमेटल स्टोमेटल क्लोजर टाइप। तो बेटा जो स्टोमेटल क्लोजर टाइप का होता है ना, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है एट्राजिन। क्या आता है? इसके अंदर एट्राजिन आता है। ये क्या करता है? ये एक तरीके से पौधे की जो वो क्या कहते हैं, पौधे के जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर बेटा आपको 2 गार्ड सेल देखने को मिलती हैं। इस तरीके से 2 मोटी मोटी सेम के बीज के जैसे गार्ड सेल आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे आपको देखने को मिलता है। और ये स्टोमेटा होता है, बगल बगल की गार्ड सेल होती है, आपने देखा होगा इसको इमेज में। अगर इसको हमने बंद कर दिया, इस छेद को, यहाँ पर जो ये छेद है, अगर इसको हम बंद कर दिया तो इसी छेद से ट्रांसपिरेशन हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने बंद कर दिया तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। समझ गए? तो अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन, पौधे के अंदर जो मॉइस्चर है वो बचा रहेगा और पौधा ड्रॉट की कंडीशन से लड़ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप में क्या दिया गया है? सिलिकॉन दिया गया। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप में सिलिकॉन आ रहा है, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्टिंग टाइप में चाइना क्ले दिया गया है, ये भी सही है। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप में क्या दिया गया है? एट्राजिन दिया गया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि एट्राजिन जो होता है ये स्टोमेटल क्लोजर टाइप का होता है। ये स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। समझ गए? रुकता तो नहीं, ये मतलब कम हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द contingent crop plant for a late onset of monsoon,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच इनकरेक्टली, कह रहा है कि मानसून के देर से आने के लिए आकस्मिक फसल योजनाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसका गलत मिलान किया गया है। अल्टरनेट क्रॉप वैरायटी, अगर हमको पता चल रहा है कि मानसून देर से आएगा तो हम कुछ वैरायटी जैसी होती है ना जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जैसे जो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो धान की अधिकतर जो वैरायटी होती है 125 से 135 दिन की होती हैं, लेकिन इसी में धान की कुछ वैरायटी होती है जो कि 90 से 100 दिन में भी ग्रो हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट क्रॉप वैरायटी का हम चुनाव कर लेंगे। अगर हमको लगेगा मानसून देर से आ रहा है तो हम इसको लगाने के बजाय इसको लगा देंगे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्ट सुटेबल क्रॉप यहाँ पर दिया गया है ग्रीन ग्राम। मोस्ट सुटेबल तो नहीं होता है, सुटेबल होता है। अगर ऑनसेट ऑफ मानसून हमको पता चल गया कि देर से आ रहा है तो ग्रीन ग्राम हम लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन ग्राम से ज्यादा अच्छा आपको कौन सा होगा, ग्रीन ग्राम से ज्यादा अच्छा होता है बेटा सूरजमुखी। कौन सा होगा, सनफ्लावर जो होगा ये उससे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, उससे ज्यादा सुटेबल माना जाता है, क्योंकि सनफ्लावर जो होता है ये थोड़ा सा पानी की कमी को भी सह जाएगा और इसके अलावा इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है थोड़ा सा कम होता है, ये जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो मोस्ट सुटेबल इसमें सनफ्लावर होगा, ग्रीन ग्राम नहीं होगा। सुटेबल हो जाता, अगर केवल सुटेबल लिखा होता तो ग्रीन ग्राम भी सही था, लेकिन मोस्ट सुटेबल लिखा रहा है तो उस कंडीशन में ग्रीन ग्राम नहीं होगा, सनफ्लावर होगा। और इसी तरीके से जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तब वहां पर कंफ्यूजन होता है, तो बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके से बहुत करीबी मामला हो जाता है ना। फिर सोइंग मेथड, ड्राई सोइंग और इसके अलावा जो पूरा सोइंग होता है इसको यूज किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, क्रॉप सब्स्टिट्यूशन। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर जहां पर हमको अनाज की फसल ग्रो करनी है वहां पर हम दलहनी फसल या फिर तेल वाली फसल उगा सकते हैं, तिलहनी और या फिर हम उसमें लेगुमिनस क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमको पता चल रहा है कि मानसून देर से आएगा तो जहां पर हम धान की खेती करने वाले थे, बाजरे की खेती करने वाले थे, वहां पर हम तिल की खेती कर लेंगे, तिलहनी खेती जिसके तेल निकाला जाता है, या फिर हम लेग्यूम वाली क्रॉप दालों की खेती कर सकते हैं क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत ऑप्शन हो गया और आपको इस पे टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिंकिंग ए वीड इज वीड टू इट्स स्पेसिफिक इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज करेक्टली मैच। कह रहा है कि किसी खरपतवार को उसके विशिष्ट आर्थिक पारिस्थितिक महत्व से जोड़ने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है। ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। वीड लिंक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। जैसे यहाँ पर दिया गया है टाइफा स्पीसीज, जो टाइफा स्पीसीज होता है ये किस वजह से महत्वपूर्ण है, टाइफा स्पीसीज जो होता है बेटा मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग 1 to 35% नाइट्रोजन। ये बात बिल्कुल सही है, 1 से 35% नाइट्रोजन ये मिट्टी में क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, टाइफा स्पीसीज एक खरपतवार होता है। इसके अलावा साइनोडॉन डक्टिलान जो है एक्ट एज अ हाईली इफेक्टिव मेडिसिनल प्लांट। साइनोडॉन डक्टिलान जो होता है ये एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट नहीं होता है बेटा, इसको आपको याद रखना है। ये इरोजन को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि क्या करता है, कंट्रोल 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 सॉयल कंट्रोल सॉइल इरोजन। क्यों, क्योंकि साइनोडॉन डक्टिलान बोले तो दूब घास जो होता है वो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसको एक चद्दर की भांति ढक लेता है और बरसात जब होती है तो मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता है। समझ गए, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात हो जाएगी गलत। तो हमको सही तो खोजना था, हमने खोज लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, चिकोरियम इन्थुबस है। चिकोरियम इन्थुबस जो होता है यूज प्राइमरली टू कंट्रोल सीवियर सॉइल इरोजन। जो चिकोरियम इन्थुबस होता है इसको कह रहा है कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो चिकोरियम इन्थुबस होता है इसको हम फॉडर क्रॉप के तौर पर यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं, फॉडर क्रॉप के तौर पर इसको यूज किया जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस जो होता है यूजुअली यूज कॉमनली एज न्यूट्रिशियस फॉडर फॉर कैटल। कॉन्वोल्वुलस जो आर्वेंसिस होता है इसको हम कभी भी
न्यूट्रिशियस फॉडर के तौर पर नहीं यूज करते, अपितु इसको हम क्या किस लिए यूज करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये भी सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। समझ गए? ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वीड इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, हु इज क्रेडिटेड विथ दिस फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ए वीड। कह रहा है कि खरपतवार एक अवांछित पौधा है जो वहां उगता है जहां इसकी इच्छा नहीं होती, मतलब जहां इसको जरूरत नहीं है वहां पर ये उग जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो आपको पता है कि जो वीड साइंस के पिता हैं, जेंथ्रोटुल हार्सविंग हस्बेंड्री बुक लिखी थी, इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहां तक बात? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो वीडियो है, इस वीडियो को देखकर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अल्टीमेट एग्रीकल्चर से कोर्स से रिलेटेड, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।